हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जानने से पहले कुछ दिशाओं से संबंधित नॉलेज है वो मैं आपको बता दूं कि मानो कि यहाँ पर ये दिशाएं हैं। यहाँ मैं इसे बता दूं कि ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। उत्तर मीन्स नॉर्थ, दक्षिण साउथ, ईस्ट पूर्व हो गया और पश्चिम ये हो जाएगा वेस्ट। अब बात करें हम कि यहाँ पर इस तरीके से इनका उप विभाजन कर देते हैं। तो ये उत्तर इस तरीके से, यहाँ पर ये उत्तर और ये पूर्व, तो इसके बीच की दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। अब ये पूर्व है और ये दक्षिण है, तो दक्षिण को हम पहले यूज करेंगे क्योंकि नॉर्थ और जो साउथ है, मतलब उत्तर और दक्षिण है, इनको हम पहले यूज करेंगे। जैसे कि दक्षिण और ये कौन सी दिशा है, पूर्व, तो ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व। ऐसे ये दक्षिण है तो यहाँ पर दक्षिण और ये पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, ये बीच वाली दिशा। और इसी तरीके से ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो ये हो जाएगा उत्तर और पश्चिम, ये दिशा हो जाएगी उत्तर और पश्चिम। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये ग्लोब है, ये ग्लोब दिखाया गया है और इसमें जो ये इस इमेज में ये जो लाइन है, इस तरीके से ये गोले बने हुए हैं, ये सारे, ये इस तरीके से, ये इसके पीछे भी है इस तरीके से, तो ये अक्षांश है। और ये ऊपर ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है नीचे। तो ये उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को जो लाइन मिला रही है, ये देशांतर रेखाएं हैं। और अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ये जो जाल है, ये ग्रिड बनता है एक, तो ये ग्रिड क्या कहलाता है, ये ग्लोब कहलाता है। ये जो ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का जो प्रतिरूप होता है। अब मैं यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि यहाँ पर जो ये पृथ्वी है, ये इस तरीके से बिल्कुल गोल नहीं है। गोल ये अंतरिक्ष से दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में गोल नहीं है, क्योंकि जो ध्रुव है, ध्रुवों पे से ये दबी हुई है। मतलब जैसे नारंगी का सेफ नहीं होता, उसी तरीके से ये ऊपर से जो दबी हुई होती है। जैसे अब यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव है, तो यहाँ पर दबी हुई हो, ये दबी हुई जो सेफ है वो कहलाती है भूआब। क्या कहलाती है, भूआब। मैं यहाँ पे आपको नोट कर दूँ, यहाँ पे इसको बोलते हैं भू आब है, भूआब कहलाती है। इंग्लिश में इसे जियोड बोलते हैं, जियोड बोलते हैं, और इसे भूआब को पृथ्व्याकार भी बोलते हैं, पृथ्वी। अब हम बात करते हैं अलग अलग ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो जो फर्स्ट इमेज है यहाँ पर ये वाली, तो इसमें ये जो बीच में जो लाइन है, ये तो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है बीच में। अब जो भूमध्य रेखा की ये जो समांतर जो लाइन होती है, ये इस तरीके उत्तर और दक्षिण में जो भूमध्य रेखा के समांतर जो उत्तर में स्थित है, ये पूरा एरिया ये इस तरीके का, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। मतलब गोले का आधा हिस्सा ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, और जो गोले के आधा नीचे की तरफ है, जो दक्षिण की तरफ है, वो दक्षिण गोलार्ध हिस्सा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखाओं में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो ऊपर का हिस्सा उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिण ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव। तो जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जो लाइन मिला रही है, ये इस तरीके की जो लाइन है उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिला रही है, ये सभी देशांतर रेखाएं हैं। और इनमें देशांतर रेखाओं में एक मुख्य देशांतर रेखा है, वो मैं बता दूं यहाँ पर आपको कि ये जो लाइन है, ये बीच में रेड कलर की है, ये है ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा है। तो ग्रीनविच रेखा जो लंदन है, लंदन के पास में, मतलब जो इंग्लैंड में लंदन के पास एक शहर है ग्रीनविच, उसके पास से एक वेधशाला है ग्रीनविच, वहाँ से ये निकलती है लाइन, इसलिए इसे ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। इसे बिल्कुल उत्तर से दक्षिण के बीच का सेंटर माना जाता है। अब इसी तरीके से जैसे ये अक्षांश है, ये वाली अक्षांश है, ये सभी, अब ये अक्षांश को इन देशांतर के ऊपर और खींचते हैं हम, ये अक्षांश के ऊपर देशांतर को खींच दे, तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ये जाल क्या हो जाएगा, ग्रिड कहलाएगा। ग्रिड का मतलब जाल पूरा। और ये फिर ये पूरी
जो इमेज है वो कहलाएगी ग्लोब। अब ग्लोब क्या होता है, जैसे कि एक मॉडल है एक तरीके से, ये जैसे ग्लोब की आकृति देखी होगी, तो ये पूरा एरिया है, ये पूरा ग्लोब कहलाएगा। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ये जाल है, जिसे हम किसी मॉडल के द्वारा देख समझें तो ये पूरा एक ग्लोब कहलाएगा। अब इस इमेज में हम अक्षांश रेखा के जो ये मुख्य अक्षांश रेखा है इसके बारे में हम समझ सकते हैं। ये एक मुख्य अक्षांश है जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। और वैसी ही और भी मुख्य अक्षांश रेखा है, उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये जो ऊपर का हिस्सा है ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। अब यहाँ पर एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि ये हम जब यहाँ से हम कोण बनाते हैं, मान लो इधर की तरफ 1 डिग्री हो गया और 1 डिग्री इधर है। अब ये हम समझते हैं कि ये कितने डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का है, ये कोण है जो 90 डिग्री का है। अब हम बात करें यहाँ पर, जैसे 1-1 डिग्री के कोण ऐसे बनाते चले, और जैसे हमने यहाँ पर मान लो कि 1 डिग्री का कोण बनाया यहाँ पर, ये तो 90 का है। अब यहाँ से हम ऐसे मानते हैं कि 1 डिग्री का हमने यहाँ बनाया, तो 1 डिग्री इधर बनाना पड़ेगा। जब इसको हम इससे मिला देंगे तो ये पूरा ये अक्षांश रेखा बन जाएगी, ये पूरी, इसको इसमें मिला देंगे तो मतलब 1 डिग्री को इसे 1 डिग्री से, यहाँ पर फिर 2 डिग्री, मान लो 2 डिग्री ये हो गया, इसको फिर इसको ऐसे हम मिलाते जाएंगे, ये है इस तरीके से। जब इनको हम मिला देंगे ऐसे तो ये रेखाएं बन जाएगी, तो ये अक्षांश रेखाएं हो जाएगी। और ये पूरा हिस्सा है ये उत्तरी ध्रुव, मतलब ये उत्तरी गोलार्ध का ये जो हिस्सा है ये पूरा उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। और उत्तरी गोलार्ध के उत्तर में बिल्कुल यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। और ये दक्षिण में ये 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा दक्षिण ध्रुव। तो दक्षिण ध्रुव में भी ऐसे, इधर दक्षिण गोलार्ध में भी ऐसे ही हम अक्षांश रेखा बनाएंगे, यहाँ से ऐसे कोण बनाएंगे, और उन कोणों को जो मिलाएगी रेखा, जैसे इसको 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, ऐसे ये रेखाओं का निर्माण होगा, तो ये अक्षांश रेखाएं बन जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करें तो कुछ जो मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये भूमध्य रेखा हो गई, यहाँ पर ये भूमध्य रेखा हो गई 0 डिग्री पे। अब आपको मैंने बताया यहाँ पे कि ये पूरा 90 डिग्री का है, और 90 इधर है, और 90 इधर है, और 90 इधर है, इस तरीके से। तो ये कौन सी रेखा हो गई, ग्रीनविच, जो लंदन के एक जगह है लंदन में, ग्रीनविच, लंदन के पास, वहाँ से गुजरती है, इसी वजह से इसे ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। तो हम बात करें यहाँ पर, ये जो है ये लाइन, इस तरीके से हम कोण बना रहे थे अभी ऐसे, ये सारे, और इस तरीके से जो मिला रहे थे ये अक्षांश रेखाएं थी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ मुख्य जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बारे में। जैसे कि यहाँ पर ये हमने बात की, यहाँ 23.5 डिग्री एक अक्षांश रेखा है, और एक यहाँ 66.5 डिग्री है, और ये 90 डिग्री पूरा ये ध्रुवीय क्षेत्र हो गया ये। तो यहाँ इनकी विशेषता जानते हैं कि कटिबंध क्षेत्र है ये, इनके अलग अलग जो ये इनके बारे में बात करेंगे। तो ये 23.5 डिग्री उत्तर में भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री इधर, तो ये जो क्षेत्र है ये क्या है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। उष्ण कटिबंध क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी हमारी है वो जो है ऐसे झुकी हुई है, मतलब इस तरीके से झुकी हुई है। कितने डिग्री झुकी हुई है, इसका कोण है मतलब 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसे मैं अभी बताता हूँ, लेकिन आप इसे समझ लो पहले कि ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसी वजह से जो सूर्य की स्थिति है वो 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच में ही रहती है। इसी वजह से सूर्य की जो किरणें होती है वो यहाँ पर सीधी पड़ती है इस क्षेत्र में, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। तो 23.5 डिग्री उत्तर को क्या बोलते हैं हम, 23.5 डिग्री उत्तर को क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये हम कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये विषुवत रेखा है, सॉरी ये मकर रेखा है, इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं इसे। और ये बीच की जो है ये भूमध्य रेखा, अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे इक्वेटर लाइन। ये देखो विषुवत रेखा भी बोलते हैं इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं इसे। तो देखो 23.5 डिग्री इस दोनों के बीच में सूर्य की स्थिति रहती है, तो इसका मतलब सूर्य की रोशनी इसी के बीच में पड़ती है। तो यहाँ पर उष्ण यानी गर्मी, तो यहाँ पर जो कटिबंध है ये यहाँ का क्षेत्र है। देखो कटिबंध के बारे में और बता दूं मैं, कटिबंध क्या होता है, जो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है ना वो कटिबंध कहलाती है। तो यहाँ पर ये
उष्ण कटिबंध कहलाता है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब हम बात करें तो सूर्य की स्थिति इसके बीच में रहती है। मान लो यहाँ पे सूर्य है और ये चमक रहा है, तो इसके बीच में ही स्थिति रहती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो गर्मी है यहीं पड़ती है। अब हम बात करें जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, जैसे ऐसे जाएंगे हम ध्रुवों की तरफ, तो सूर्य की रोशनी है वो देरी से पहुंचेगी या तिरछी पड़ेगी। यहाँ से ये यहाँ तो बिल्कुल सीधी पड़ रही है, इस जगह पे इस क्षेत्र में सीधी पड़ रही है यहाँ पर रोशनी। ये सूर्य ऊपर है, यहाँ हमें ऐसे लग रहा है कि ये इधर की तरफ है, लेकिन ये ऊपर है तो यहाँ रोशनी इसी पे पड़ रही है। ध्यान रखना, ये बिल्कुल ऊपर है सूर्य, इनके इस क्षेत्र के बीच में रहता है, इस वजह से यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो वैसे ही गर्मी कम होती है, मतलब इसका मतलब तापमान है वो कम पड़ता है, ताप कम पड़ता है। अब हम बात करें यहाँ पर ये 66.5 डिग्री ये, और यहाँ पर 66.5 डिग्री ये 23.5 हो गया, ये कर्क रेखा हो गई, और ये 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा हो गई, और ये कर्क रेखा हो गई। इसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, और इसे 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश बोलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आगे, ये 66.5 डिग्री। अब ये जो है ये पूरा इससे ऊपर का एरिया उत्तरी ध्रुव है, और सॉरी ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये पूरा इधर का दक्षिण गोलार्ध है। जो भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की तरफ दक्षिण गोलार्ध। अब यहाँ देखते हैं हम, अब यहाँ से चलते हैं एक 66.5 डिग्री ऊपर, जो बिल्कुल यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, यहाँ बर्फ़ जमा रहती है 66.5 डिग्री से ऊपर ये पूरा एरिया। और इधर भी हम बात करें तो 66.5 डिग्री के इधर हमेशा बर्फ़ जमा रहती है। तो ये यहाँ क्या बिल्कुल शीत पड़ती है, मतलब शीत का मतलब ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो इसे हम बोलते हैं शीत कटिबंध। इसे क्या बोलते हैं हम? शीत कटिबंध में, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। क्योंकि क्यों पड़ती है सर्दी कम, सॉरी सर्दी क्यों ज़्यादा पड़ती है? सर्दी ज़्यादा इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है इधर, इस वजह से। अब ये शीत कटिबंध हो गया 66.5 डिग्री, ये इधर का उत्तरी जो 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध है, 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध है, ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो ये उत्तरी शीत कटिबंध है और ये दक्षिण शीत कटिबंध है जो दक्षिण की तरफ है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, अब ये शीत कटिबंध हो गया और ये उष्ण कटिबंध, इनके बीच में बीच वाला हिस्सा तो यहाँ पर देख लो, ये उष्ण कटिबंध हो गया और ये शीत कटिबंध हो गया। मतलब ज़्यादा यहाँ पर ये दक्षिण जो ध्रुवीय क्षेत्र है ये, इनमें क्या होती है सर्दी ज़्यादा पड़ती है, मतलब बर्फ़ जमा रहती है हमेशा। तो ऊपर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव में, यहाँ पर 66.5 डिग्री के पास है, यहाँ पर जो आर्कटिक महासागर है, तो इस लाइन को हम 66.5 डिग्री को आर्कटिक वृत्त भी बोलते हैं। ये पूरा एक गोला बनता है पूरा पृथ्वी के, यहाँ हम एक साइड का दिखाई दे रहा है इसलिए हमें ऐसे लग रहा है, ये पूरा गोला सा है। तो ये पूरा है, ये 66.5 डिग्री से उत्तर की तरफ ये सारा क्षेत्र क्या कहलाता है? शीत कटिबंध। अब ये तो उष्ण कटिबंध और ये शीत कटिबंध, इनके दोनों के बीच का जो हिस्सा है 66.5 डिग्री से ये 23.5 डिग्री, और ये 23.5 और ये 66.5 के बीच का ये शीतोष्ण, मतलब यहाँ पर देखो ये शीत और उष्ण, शीत और उष्ण दोनों को मिला के ये शीतोष्ण कटिबंध। तो ये उत्तर की तरफ है, भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ है तो इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। जो दक्षिण की तरफ है भूमध्य रेखा के, इसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है फ्रेंड्स, मैं मान रहा हूँ कि आप समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ हम इसे और समझ सकते हैं, यहाँ पे डिग्री में देखो ये जो दिखा रखा है इस इमेज में, यहाँ पर जो ये है पृथ्वी, ये बिल्कुल सीधी दिखाई है। यहाँ पे मान लो इस तरीके से तो हमें सीधी देख के बताते हैं ये 90 डिग्री का होता है, लेकिन पृथ्वी एकदम ऐसे सीधी नहीं है। यहाँ पर ये जो है अक्ष है, ये अक्ष यानी इसका जो जिस पे घूमती है ये अक्ष है, और ये यहाँ से इसके बीच का, मतलब ये सीधी होती तो 90 डिग्री होता है, लेकिन इसका झुकाव है यहाँ इधर। तो ये कितना झुकाव है? 23.5 डिग्री के इन दोनों के बीच का झुकाव है। पृथ्वी का जो झुकाव है कितना? 23.5 डिग्री। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो पृथ्वी का ये समतलीय कक्षीय जो समतल है, यहाँ से मतलब कक्षीय समतल का मतलब हो गया कि यहाँ से जो कोण बनाएगी, मतलब ये हम 90 में से ये अगर 23.5 डिग्री ये झुकाव को घटा देंगे तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो आ जाएगा 66.5 डिग्री का।
तो पृथ्वी का कक्षीय समतल 66.5 डिग्री का कोण बनाती है कक्षीय समतल से, और जो पृथ्वी का जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री है। अब यहाँ पर हम इस इमेज में देख सकते हैं कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जो विशेषता हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो इमेज है यहाँ हमें ये दिखाई दे रहा है कि जैसे ये जो लाइन हो रही है ये उत्तर से दक्षिण, ये देशांतर रेखाएं हैं ये। अब हम देखते हैं कि यहाँ जो ये सेंटर में ये है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा या अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसी के नाम है। और ये 0 है 90 डिग्री, ये ऊपर 90 डिग्री का बना रही है। तो यहाँ पर हमें देखना है ये अक्षांश रेखाओं के समांतर माने तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है ये पूरा। अब देखो यहाँ पर तो हमें ये दिखाई दे रहा होगा कि जो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है ना ये अक्षांश रेखाएं हैं ये, तो इनके बीच की जो दूरी है वो लगभग समान है, ये इनके बीच की जो दूरी वो समान है। अब हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं तो इनके बीच की जो दूरी है वो घटती जाती है। तो सबसे ज़्यादा देशांतर रेखाओं की जो दूरी है उनके बीच की दूरी कहाँ होती है, भूमध्य रेखा के पास। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो अक्षांश रेखाओं की बात करें तो अक्षांश रेखाएं 180 होती है। ये जो लाइन है जैसे यहाँ पर ये 0 डिग्री ये भूमध्य रेखा है यहाँ पर, और जब हम बात करें यहाँ से ये इधर ये सारी देखो 10 तो इधर होगी, 10 इसके बीच में होगी, 10 इधर होगी, ये ऐसे करके यहाँ तक 90 तक। तो 90 तक तो ये इधर से 90 ये और 90 इधर, ये हो जाएगी 180 हो जाएगी। लेकिन जो 0 डिग्री है जो भूमध्य रेखा है ये भी तो एक अक्षांश रेखा है। ये ध्यान रखना है कि ये जो अक्षांश रेखा है ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। अब जैसे हम भूमध्य रेखा से इधर जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं की जो दूरी है ये घटती जाएगी। देखो ये यहाँ पर सबसे बड़ी है, फिर इसके बाद में फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी है, ऐसे करके यहाँ छोटी सी हो जाएगी और यहाँ जाके लास्ट यहाँ पे 90 पे तो बिल्कुल एक पॉइंट रह जाएगा ये ओनली। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। तो ये 0 डिग्री से यहाँ पर ये 0 डिग्री है, इससे इधर 90 और 90 इधर, ये 90 इधर और 90 इधर। तो ये जो 0 डिग्री है ये भी एक भूमध्य रेखा है, ये भी एक अक्षांश रेखा है, ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। तो इसमें ये काउंट हो नहीं रही, यहाँ से होती है जैसे 1 2 3 ऐसे करके है, तो 0 डिग्री को इसमें काउंट नहीं कर रखा। तो अगर हम 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं और विषुवत रेखा भी बोलते हैं, यदि इसे भी हम इसमें शामिल कर दें तो इनकी संख्या हो जाएगी 181। देखो 90 ये 90 तो ये और 90 ये 180 हो गई, मतलब 180 में यदि हम इसको भी मिला दें भूमध्य रेखा को तो ये संख्या हो जाएगी 181। ये ध्यान रखना है। अगर मतलब ओनली सीधी अक्षांश रेखाओं के बारे में पूछे तो 180 बतानी, लेकिन ये कहेंगे भूमध्य रेखा सहित तो 181 हो जाएगी। ये ध्यान रखना हमें। और यदि हम बात करें ये जो 90 डिग्री है ये ओनली बिंदु मात्र है, ओनली ये कोई रेखा नहीं है। यहाँ पर लास्ट में जाके जो इनके कोण बनते हैं ना, यहाँ से जैसे मैंने बताया था आपको, ये यहाँ पर जो ये कोण है, ये कोण है इनकी, ये बन रही है ऐसे, तो ये मात्र यहाँ जाके पॉइंट रह जाते हैं ध्रुवों पे। तो ये रेखा ना होकर ओनली बिंदु है, ओनली अक्षांश है, ये ध्यान रखना है बस। तो अक्षांश की रेखा 181 होती है वैसे। अब ये जो रेखा की बात करें तो ये रेखा नहीं होती है, 90 पे जाके तो एक बिंदु मात्र रह जाता है ये बिल्कुल, क्योंकि ऐसी लाइन बनती ही नहीं है वहाँ, तो बिल्कुल ये पॉइंट रह जाता है, उससे हम आगे एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश से मिला नहीं सकते। तो ये पॉइंट रह जाता है ओनली। इस वजह से यदि हम इन दोनों को नहीं माने, क्योंकि ये रेखा नहीं है, यदि इन दोनों को नहीं माने तो इनकी संख्या 181 में से हम 2 माइनस कर दें तो ये संख्या रह जाएगी ओनली 179, 179। अब हम बात करें देशांतर रेखाओं की बात। अब देशांतर रेखाएं क्या होती है, देखो ये इस तरीके से देशांतर रेखाएं होती है 360। ये सारी जो देशांतर रेखाएं ये होती है 360।
360 कैसे होती है, देखो हम बात करते हैं इसी के बारे में। माना कि यहाँ पर एक मैं गोला ले लेता हूँ एकदम, ये यहाँ पर इसमें यदि हम ऐसे ये कोण बनाते हैं तो ये आपने देखा होगा कि यदि एक यहाँ पूरा ये चक्कर यहाँ घूम के वापस यहाँ आता है तो ये 360 डिग्री का कोण बनता है ना, ये 360 डिग्री का। तो इस तरीके से ये जो कोण है, जैसे 1 2 3 ऐसे करके ये ऊपर से माना जाता है, ये ध्यान रखना, ये जो है ये इधर इस तरीके से कोण ये ऊपर से बन रहे हैं। तो ये 360 डिग्री हो गए। तो 360 तो देशांतर, और ये जो अक्षांश रेखा है वो 100 टोटल 181 हो जाती है भूमध्य रेखा सहित। अब बात करें हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे ये अक्षांश रेखाएं हैं, तो इनके बीच की जो दूरी है, जैसे एक अक्षांश ये हुई, ये दूसरी तीसरी ऐसे करके जो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के जो बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। और जब हम बात करें देशांतर की, तो देशांतर में क्या, ये अलग अलग जगह अलग अलग दूरी होती है। तो हम बात करते हैं भूमध्य रेखा पर, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। और ये होती है, जैसे ये देशांतर रेखा है एक, और ये देशांतर, इनके बीच की जो दूरी होती है, जो बीच की दूरी वो 111.32 किलोमीटर होती है। ये ध्यान रखना हमें। अब यदि हमें किसी क्षेत्र की स्थिति जाननी हो, और तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है पहले, कि यहाँ पर देखो ये है 0 डिग्री, ये ग्रीनविच रेखा है जो भारत को ये पूर्वी और ये पश्चिमी गोलार्ध 2 भागों में बांट देती है। और बात करें हम इसे यहाँ पर इधर से बांट दें हम इस पृथ्वी को बीच में से, तो ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। ये पूरा क्षेत्र है, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। अब मान लो हमें किसी क्षेत्र की स्थिति जाननी है कि वो कोई सा देश है, वो कहाँ पर स्थित है। तो हम उसके, मान लो हम भारत के बारे में जान लेते हैं, हमारे देश के बारे में जान लेते हैं। ये यहाँ पर ये 0 डिग्री है, ये ग्रीनविच रेखा होकर, ये भूमध्य रेखा, ये बिल्कुल पृथ्वी को ऐसे बीच में से बांटती हैं ये रेखाएं। तो अब देखते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं कि भारत कहाँ स्थित है। तो ये मैंने बता दिया कि आपको कि ये जो जितनी भी ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं, और जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में है ये दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं। अब हम बात करें इधर की, जो ये है ग्रीनविच रेखा के उत्तर में, पूर्व में जो देशांतर रेखाएं हैं, ये सारी देशांतर रेखा, ये पूर्वी, क्योंकि ये इसके पूर्व में, हमने दिशाओं में पढ़ा था ना यहाँ पर कि इधर की जो दिशा होगी ये पूर्व होगी, तो ये पूर्व में स्थित है, तो इसे पूर्वी देशांतर कहेंगे। और जो पश्चिम में है सारे देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर हो गई सारी। अब मान लो हमें भारत की स्थिति जाननी है, मान लो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये भूमध्य रेखा होगी और ये ग्रीनविच। तो यहाँ से देखेंगे हम कि भारत की स्थिति कहाँ है। उत्तरी, ये तो इधर से देखें हम अक्षांश से दृष्टि से तो ये भारत उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय दृष्टि से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम देखें कि कहाँ पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भी कौन सी जगह पे स्थित है। तो इसके लिए हमें ऐसे देखना पड़ेगा, देखो यहाँ पर जैसे कि ये 0 है, इसके बाद में हम चलेंगे 1 डिग्री 2 3 4 5 6 ऐसे करके। यहाँ पर देखो जगह कम है, इसलिए हमें ये तो यहाँ मैप में इस वजह से सही नहीं बन पा रही। तो यहाँ पर 8 डिग्री आ गई, मान लो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक यहाँ तक है। ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया, ऐसे इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक। अब देशांतर की बात करें तो ये देशांतर रेखाएं होती है ऐसे। तो भारत की स्थिति यहाँ देशांतर में इधर से स्टार्ट होगी, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये कौन सा देशांतर हो गया, ये पूर्वी। ये उत्तरी अक्षांश की, अक्षांशीय दृष्टि से हमने उत्तरी अक्षांश की बात की थी,
भारत उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट। और पूर्वी देशांतरीय स्थिति देखें तो पूर्वी देशांतर में कैसे है, 68 डिग्री 7 से, यहाँ से 68 डिग्री 7 से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, क्योंकि ये पूर्वी देशांतर है सारे। इधर होता तो ये पश्चिमी देशांतर कहते हैं हम, और इधर पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब पृथ्वी पे स्थित मुख्य जो देशांतर रेखा है उनकी बात करें तो यहाँ पर जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसे ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, ये मुख्य देशांतर रेखा है। और इसके अलावा एक और है यहाँ पर, ये जो है ये इधर, और ये जो मिली हुई है ये 180 डिग्री देशांतर है। ये मुख्य देशांतर रेखाएं हैं। ये जो ग्रीनविच लाइन है इसके द्वारा तो समय का निर्धारण होता है, और ये 180 डिग्री है, इसके द्वारा तिथि का निर्धारण होता है। यानी जो 180 डिग्री देशांतर रेखा, इसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, अर्थात इसे तिथि का निर्धारण होता है। और इसके द्वारा जो ग्रीनविच मीन टाइम है, अर्थात GMT भी बोलते हैं इसे, जो ग्रीनविच रेखा है उसके द्वारा समय का निर्धारण होता है। अब हम अगले वीडियो में समय का निर्धारण और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में विस्तार से समझेंगे, तथा भारत की मुख्य देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये जो है यहाँ पर, यहाँ से होके गुजर रही है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इसके बारे में भी हम डिटेल से अगले वीडियो में पढ़ेंगे।